हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो भी जैक बोर्ड या फिर सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप और इंडिया दोनों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर 1-2 साल में रिपीट होते रहते हैं और वही 5-6 क्वेश्चन के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहां पे सारे के सारे 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीका से कैसे एग्जाम में लिखना है उसको फ्रेम किया गया है। आप सेम टू सेम यदि एग्जाम में यही पॉइंट चिपका देंगे तो आपका एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे जो चुना गया है ना वो सारे प्रीवियस ईयर से या फिर जो बार बार पूछे जाते हैं वहां से उठाया गया है। हिंदी में भी किया गया है और इंग्लिश में भी देखिएगा। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, दोनों एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि कोई ये नहीं बोले कि सर हिंदी के लिए है तो इंग्लिश वाला कहाँ जाएगा, इंग्लिश के लिए तो हिंदी वाला कहाँ जाएगा। दोनों को सोचते हुए दोनों टाइप का वीडियो बनाया गया है जिससे किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है 1815 में जो वियना का संधि हुआ था, क्या बताए थे। जो वियना कांग्रेस का जो संधि हुआ था पूछता है कि क्यों हुआ था। तो देखिए, जब नेपोलियन हार गया था, नेपोलियन को हराया कौन था सर, तो ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब मिलकर के उसको हरा दिया था। जब हार गया नेपोलियन तो उसके बाद जो नेपोलियन अपने अंडर में जो भी टेरिटरी को ऑक्युपाई किया था ना, अपने अंदर में रखा हुआ था, उसका बंटवारा होगा ना। सपोज कीजिए कि आप किसी पे हमला करते हैं और उसके बाद आप उससे जीत जाते हैं तो जो उसका सामान होगा उसको आप लूटिएगा, अपने पास लेकर के आइएगा। तो वही चीज है, नेपोलियन हार गया तो नेपोलियन के अंडर में जो भी टेरिटरी था ना उसको सारे अलग अलग जो देश उसको हराए थे मिलकर के उसमें डिवाइड किया गया, अलग अलग एरिया को अलग अलग देश को दिया गया। साथ में जो भी रूल्स लाया था ना कुछ रूल्स को चेंज किया गया, बहुत सारे रूल्स को अनटच रखा गया, लेकिन जैसे जो भी 39 स्टेट्स ऑफ नेपोलियन जो बनाया था उसको अनटच रखा गया, बाकी चीजों को चेंज किया गया। यानी कि जो नेपोलियन का किया हुआ था ना उसको फिर से अंडू किया गया था। ठीक है, यहीं पे वियना संधि। तो पूछा जाता है कि सर इसको लीड कौन कर रहा था, तो जो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक था। कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। उससे एक बहुत ही फेमस कोट है, क्या कोट है सर, देखिए सिंपल बोलता है ना कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, यानी कि जब फ्रांस चीखता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि पूरे के पूरे यूरोप को ठंडा यानी कि सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कौन बोला था, तो ड्यूक मेटरनिक बोला था। एक मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो सब बता दिए कैसे एक्सप्लेन करना है, लेकिन उसको दिमाग में रखना है और फिर सेम लिखना है। क्या बोले कि उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, यानी कि जब नेपोलियन के साथ युद्ध हो रहा था 1815 से पहले ना, तो जो जो चेंजेस नेपोलियन किया था ना वो सारे के सारे चेंजेस को वापस कर देना, यानी कि जो राजा के हिसाब से जो था उसके हिसाब से कर देना। पहले क्या था, वहां पे मोनार्की चलता था, तो जब नेपोलियन हार गया तो फिर से मोनार्की आ गया, रूल कर लिया। तो जो मोनार्की था ना वह कहीं ना कहीं चाहता था कि जो भी एरिया है, यानी कि जो भी एरिया हमारे से छूट गया है, दूसरे जो नेपोलियन कब्जा कर लिया था फिर से हमारे पास आ जाए, तो वही किया गया था। दूसरा क्या लिखिएगा कि जो बुर्बी वंश था का पुनः सत्ता में बहाल, यानी कि वहां का जो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लीजिए तो आंसर, ठीक है ना। ऐसे तो हम क्या है बर्बन डायनेस्टी बोलते हैं, यहाँ पे होकर कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है ना, लेकिन देख लीजिए एक बार क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है तो ठीक है, देखिए दिया है, क्या बोलते हैं, बर्बन डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो बुर्बी डायनेस्टी, और इंग्लिश में बर्बन डायनेस्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सत्ता, जैसे बर्बन डायनेस्टी क्या था, मतलब मोनार्की था, क्या था, मोनार्की था, यानी कि राजतंत्र था, राजतंत्र, राज सत्ता। ठीक है, इसको वापस लाना, यानी कि फिर से राजा का पूरा पूरा कंट्रोल हो जाना, इसको वापस करना। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना, जैसे फ्रांस का जो सीमा था ना, मान लीजिए फ्रांस है तो जैसे फ्रांस मान लीजिए पूरा पूरा ऐसे फ्रांस है, तो फ्रांस के जो चारों तरफ जो एरिया था उसको कुछ कुछ छोटे छोटे जगह बना देना, छोटे छोटे एरिया बना देना, जिससे फ्रांस पूरी तरीका से क्या हो जाए, तो इसके ऊपर कोई भी हमला ना कर सके, पूछे पूरी तरीका से सेफ हो जाए, ऐसा किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये 3 पॉइंट्स पूछता है कि आखिर था क्या वियना संधि, और वियना संधि को एक्सप्लेन करे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, तो सिंपल यहाँ पे उसी को इंग्लिश में लिखा गया है कि द फॉलोइंग क्या हुआ था, जो अंडू द चेंजेस ऑफ ब्राउट अबाउट ड्यूरिंग द नेपोलियन, यानी कि नेपोलियनिक वार के टाइम पे जो भी चेंजेस हुआ था उसको फिर से वापस कर देना, एंड जो टेरिटरी गेन किया गया था उसको रिवर्स कर देना। ठीक है, साथ में जो बर्बन डायनेस्टी था उसका पावर को फिर से रिस्टोर करना, और थर्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के एक्सपेंशन को रोक दिया गया था कि अब इसके बाद फ्रांस एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैरीबाल्डी, क्या है, गैरीबाल्डी।
देखिए गैरीबाल्डी क्या बताए थे आपको, दो देश पढ़े थे, एक जर्मनी एक इटली बोले थे। तो आपको यूनिफिकेशन बताया गया था। गैरीबाल्डी क्या था, तो गैरीबाल्डी का जो भी अपने देश को आजाद करवाने यूनिफाई करने में जो भी उसका मेनली क्या कंट्रीब्यूशन था ना, उस कंट्रीब्यूशन को दिखाना है इसमें। गैरीबाल्डी एक इंसान था जो कहाँ का था, तो आपको सिंपल क्या था कि गैरीबाल्डी वाज ऑफ द इटलीज ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हियर वाज बोर्न इनटू अ फैमिली इन्वॉल्व इन द कोस्टल ट्रेड इन नाइस एंड लेटर ज्वाइंट मर्चेंट। ये पहले इसका जो फैमिली था ना वो कहीं ना कहीं बिजनेसेस का काम करता था, मेनली कोस्टल एरिया में पड़ा बढ़ा था, बिजनेसेस का काम करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इटली का एक बहुत अच्छा पोस्ट पे गया और वहाँ पे जाकर के पूरे के पूरे जो भी आर्मी के लोग थे उसमें शामिल हुआ। शामिल होने के बाद पूरे के पूरे लोगों के साथ मिल करके गया और अपने देश को आज़ाद करवाने में बहुत ज़्यादा यूनिफिकेशन में हेल्प किया था। इटली का यूनिफिकेशन समझा चुके थे। इटली जो था ना वह 7 फ्रेगमेंटेशन में बटा हुआ था, यानी कि जो 7 छोटे छोटे स्टेट थे उसमें बटा हुआ था। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था, उसका नाम था सार्डिनिया पेडमेंट। वहाँ का जो राजा था ना विक्टर इमेनुअल द्वितीय, वो हेड था, ठीक है, यानी कि उसको लीड कर रहा था। बाकी जगह पे अलग अलग राजवंश के लोग थे, लेकिन वो जो था इटली का ही था और कोई भी जो 6 स्टेट थे नहीं था। लेकिन सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, इटली को आजाद करवाने में हेल्प करते हैं। फिर लास्ट में विक्टर इमेनुअल द्वितीय को ही राजा बनाया जाता है। यहाँ पे आपको इटली यूनिफिकेशन भी समझा दी, पिछले चैप्टर में समझाए थे। अब क्या था कि 1833 में ज्वाइन करता यंग इटली। बताइए यंग इटली मूवमेंट को शुरू कौन किया था, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि सर भूल गया कौन था, गिसेप्पे मेज़नी किया था, गैरीबाल्डी किया था, कौन नहीं, कौन किया था बताए थे कि जो गिसेप्पे मेज़नी था वो 2 सोसाइटी बनाया था, उसमें से एक यंग इटली था। इसमें जितने भी लोग थे वो शामिल हुए थे जो कि यंग ब्लड थे, ठीक है। अब एंड इन 1834 पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक अपराइजिंग इन पेडमेंट। बताया था जो सार्डिनिया पेडमेंट था वहीं पे सबसे पहला अपराइजिंग देखने के मिला था, किसके लिए, इटली को आजाद करवाने के लिए। क्योंकि वहां का राजा विक्टर इमेनुअल द्वितीय था तो उसी में शामिल हुआ था और बोला कि भैया हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी लीड करेंगे, हम भी आजाद करवाएंगे। अब एज सपोर्ट ऑफ द मेजनीज आइडिया, गिसेप्पे मेजनी था उसके आइडिया को सपोर्ट करता है। साथ में गैरीबाल्डी फॉर्म एन आर्मी, बताया था कि आर्मी के साथ इन्वॉल्व होता है, उसमें वॉलंटियर का काम करता है, जिसको रेड सेट मूवमेंट बोलते हैं। एक मूवमेंट चलाया गया था रेड सेट मूवमेंट, उस मूवमेंट के द्वारा अपने देश को इटली को यूनिफाई करने में हेल्प किया। लास्ट में इन 88 पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये पॉइंट सिर्फ यही मिलेगा। इन 1860 गैरीबाल्डी लेड एन एक्सपेडिशन इन साउदर्न इटली वेयर थाउजेंड्स ऑफ न्यू वॉलंटियर ज्वाइन। अब वहां पे क्या हुआ ना कि जब ये रेड सेट मूवमेंट शुरू कर रहा तो बहुत सारे लोग ज्वाइन होना चाहते थे। तो यहाँ पे जब ये शामिल हुआ तो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर, कम से कम 30,000 लोग ज्वाइन हुए थे, इसके वॉलंटियर किए थे, जो कि इस देश को यानी कि सार्डिनिया पेडमेंट को आजाद करवाना चाहते थे। सेम चीज की गैरीबाल्डी क्या था कि इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। महान कैसे हुआ बताया ना, कि देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, ठीक है। आप यदि नाम गिनाना शुरू कीजिएगा तो आपको याद भी नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। जैसे खुदीराम बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, या फिर और क्या महात्मा गांधी हो गए, और सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि अपना जान को हमारे देश की आज़ादी के लिए दे दिए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी। उसी तरीके से इटली का जो स्वतंत्रता सेनानी था कौन था, तो गैरीबाल्डी था, उसी को लिखना है, जो कि यंग इटली मूवमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। और 1834 में जो सार्डिनिया पेडमेंट का रीजन था, वहां पे जब अपराइजिंग यानी गणतंत्र विरोध हो रहा था, वहां के लोग चाहते थे कि हम लोग गणतंत्र बनना है, तो वहां पे पार्टिसिपेट किया था। और लास्ट में वही पॉइंट किया क्या था कि लाल कुर्ते मूवमेंट को शुरू किया था। पूछा जाता है लाल कुर्ते मूवमेंट को शुरू कौन किया था, तो कौन किया था, तो गैरीबाल्डी किया था, याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट 1860 में गैरीबाल्डी था, अपने तरफ से बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, बोला कि भैया सब आइए मेरे में जुड़िए, जुड़ कर क्या कीजिए, हम लोग देश को अपने देश को यूनिफाइड करने का काम करेंगे। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, मरियान और जर्मेनिया। देखिए 2 फिगर बनाया गया था, तो अब एलिगरी, इसको एलिगरी बोलते थे इंग्लिश में। एलिगरी का मतलब क्या हुआ ना कि देखिए जैसे हम लोग के लिए भारत माता है, तो भारत माता के चित्र देखते ही जितने भी इंडियन है ना उसको पता होता है कि भारत माता यानी कि एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इंसान कहीं भी चला जाए, यदि कोई भी साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट वेस्ट हो, कहीं के लोग हो, यदि उसको बस एक झंडा दिखा दिया जाए कि झंडा कहाँ का है, तो इंडिया का, सब लोग एकजुट हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं एलिगरी। एलिगरी का मतलब कुछ एक ऐसा पिक्चर बना देना जो कि पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, पूरे के पूरे देश का जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको दिखाता है, उसी को बोलते हैं एलिगरी। तो जर्मनी में जर्मेनिया को बनाया गया था, और इटली में किसको बनाया, सॉरी फ्रांस में किसको बनाया गया था, मरियन को बनाया गया था। जर्मनी में जर्मेनिया को और फ्रांस में मरियन को बनाया गया था, याद रखिएगा। भूलिए, देखिए जैसे जर्मनी होता है तो जैसे जर्मनी याद रखिएगा, और लास्ट जो बचा फ्रांस मरियान हो गया, क्योंकि फ्रांस से सबसे पहले क्या हुआ था 1789 में, क्या शुरू हुआ था, फ्रांस का रिवोल्ट सबसे पहला शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अब दोनों को एक्सप्लेन करना है। बताए थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों के स्वतंत्रता, न्याय
ये पॉइंट जो है ना, आप बस इतना ही लिख दीजिएगा ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसको अच्छे से लिखना है। स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? नारी रूपक। नारी रूपक कैसा मान जाता है? देवी क्या होते हैं? नारी रूपक यानी कि बहुत शांत होते हैं, काम होते हैं, इसी वजह से नारी का यूज किया गया था यहाँ पे। और क्या है, फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियम। देखिए हर एक देश का अपना अपना एक लोकप्रिय नाम, जिसको हर दूसरा बंदा का नाम मिलेगा, हर दूसरा बंदा का नाम मिलेगा। वही चीज यहाँ पे है कि मरियान बहुत ज्यादा फेमस नाम है फ्रांस में, इसीलिए इसके यूज किया गया था। जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्रता के प्रतीक लाल टोपी पहनाया गया था, तिरंगा पहनाया गया था और कैलिगी के साथ दर्शाया गया था। क्या हुआ? दर्शाया गया था। और इसका एक क्या बोलते इसको, प्रतिमा यानी कि पिक्चर यानी कि फोटो बनाया गया था, फिगर बनाया गया था। ठीक है, फिगर बनाया गया था, इसको एलिगरी बोलते थे। क्या बोलते थे? एलिगरी। एलिगरी, ठीक है, एलिगरी बनाया गया था। ठीक है, ताकि लोगों को एकता का राष्ट्रीय प्रतीक के लिए नेशनलिज्म का भावना डेवलप्ड हो और लोगों को लगे कि हाँ भैया, ठीक, ये रोमांटिसिज्म में आता है, लोगों को लगे कि हम इससे जुड़े हुए हैं, हमारा देश है तो हम लोग को एक कल्चर है, हम लोग को एक लैंग्वेज है, तो हम लोग को आजाद होना है। ठीक है, इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है क्या, इसी तरह जर्मेनिया की जगह किसका यूज किया गया था? मरियान का यूज किया गया था, जिसका मेनली किसका, जर्मेनिया का जो है वो क्या किया गया था, जो कौन सा वृक्ष होता है, योक वृक्ष इसको बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में तो पता ना, ब्लूथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए जो याक का वृक्ष होता है, वृक्ष होता है, उसका यूज किया जाता था, उसके पत्तों का यूज किया जाता था। इंग्लिश में सेम है कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट पर्सनिफाई लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक आइडिया एज अ फीमेल एलिगरीज। In France, Marianne was the popular Christian name given to a female allegory symbolizing liberty and the republic। याद रखिए, बस इतना ही पॉइंट लिखना है, बाकी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है कि उसको क्या क्या। जैसे देखिए भारत माता का चित्र देखिएगा तो कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे बैठी हुई है, हाथ में झंडा ली हुई है, आशीर्वाद दे रही हैं, पूरा अच्छे दिखाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो क्या है कि क्या पहनी हुई रहती है, तो कैप पहनी हुई रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, फेर्जियन कैप बोलते हैं, एंड द ट्राई कलर फ्लैग, और साथ में कोकेट, जिसको बताया था ना, उसका जो ब्रिज होता है तो कोकेट बोलते हैं, तो कोकेट का ब्रिज हो गया। हर स्टैचू भी बनाया गया था पब्लिक में, कि लोगों को पहचान आए कि हाँ ये कौन है और ये हमारे देश के लिए क्या काम करती है। जैसे आप देखिए हर एक चौराहा पे क्या देखा जाएगा आपको, तो किसी न किसी बड़े इंसान का, स्वतंत्रता सेनानी का, भगवान का मूर्ति दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को इनके बारे में पता चले कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का पिक्चर बना दिया गया, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पिक्चर बना दिया गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों का पिक्चर बनाया जाता है, जिससे आसपास के लोगों को पता चले कि ये कौन है, इनका हमारे देश में क्या कंट्रीब्यूशन था और हम लोग कैसे इंस्पायर होंगे। उसी के लिए यहाँ पे सेम चीज जर्मनी और इसका बनाया गया था। देखिए फ्रैंकफर्ट संसद, एक जैसे हम लोग का संसद वहाँ पे, जैसे हम लोग का संसद है ना, उसी तरीके से इन लोग का संसद होता था, उसका नाम था फ्रैंकफर्ट संसद। यहाँ पे मेनली जितना भी बड़े बड़े आयोजन होते थे उसका कार्यक्रम यहीं पे किया जाता था। और मेनली ये इस कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दीजिए ना, क्योंकि ये भी 2-3 बार पूछा गया। ठीक है, तो इसी वजह से एक क्वेश्चन लेकर के आ गया। ऐसा सिंपल समझिए कि एक ऐसा प्लेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वहां के लोगों के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए। यहाँ पे मेनली क्या होता था कि पार्लियामेंट के रूप में काम करता था। मिड 19th सेंचुरी जितना भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते थे वो वहीं पे जाते थे और वहीं पे उनका सारा का सारा क्या बोलते हैं, सारा का सारा काम होता था। मेनली जर्मनी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, द पार्लियामेंट ड्राफ्टेड, जो भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मनी नेशन के लिए, जो भी नए नए इंपोर्टेंट रूल्स बनाया गया, सब कहाँ पे ड्राफ्ट किया गया, तो आपका इसी पार्लियामेंट में ड्राफ्ट, जिसका नाम क्या था आपका, तो नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट याद रखिएगा, जो कि कहाँ पे किया गया था, तो जर्मनी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए कुछ, हाँ बालकनी जो बताया था, देखिए सिंपल बता रहे हैं, सारा पॉइंट हम ऐसे ही सिंपल बता रहे हैं आपको, हम जो बताए ध्यान से सुनिए। बाल्कन 10 से 12 देशों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, जैसे आप नाम देखिएगा तो हेर्ज़ेगोविना था, और क्या क्या था, तो ग्रीस था, ग्रीस नहीं था, बहुत सारे, स्लोवाकिया थे, ऐसा दिया नहीं है, हम कभी नाम बता देंगे। स्लोवाकिया था, हेर्ज़ेगोविना था, ऐसे करके बहुत सारे देश थे। ठीक है, नाम बस 5-6 नाम आपको याद रखना है। तो जितने भी देश थे ना वो सारे के सारे, उससे पहले उस पर राज कौन करता था, तो ऑटोमन एम्पायर करता था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो गया। तो जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो गया तो जितने भी छोटे छोटे देश थे ना, उन लोग का सबका कल्चर अलग अलग था, सबका ट्रेडिशन अलग अलग था। तो उन लोग चाहे ना कि भैया हम लोग का जब जो राजा है वही कमजोर हो गया है, तो हम लोग अपने से ही आजाद हो जाते हैं। तो इन लोग अपने ही के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं और आजादी के लिए लड़ने लगते हैं। जब आजादी के लिए लड़ते हैं तो जो भी बाहर से, जैसे कि फ्रांस हो गया, जैसे कि रशिया हो गया, उसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड हो गया, तो इन लोग भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू किए और कुछ लोगों को
कब्जा करना शुरू किए। कब्जा का मतलब क्या हुआ, वहां पे गए, उन लोगों को भड़काए कि हम लोग आप लोग को ऊपर राज करेंगे, हम लोग रहेंगे, और धीरे धीरे करके कुछ एरिया जो था पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड का मतलब अपने में इतना ज्यादा किसी का बनता नहीं था, तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, एरिया मेरा, ऐसे करते करते वो पूरे एरिया एक बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई झगड़ा वाला एरिया हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे जितने भी आसपास के लोग थे उनको परेशानी हुआ, और धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का शुरुआत माना जाता है कहाँ से हुआ, तो बाल्कन रीजन से ही देखने के लिए मिलता है। विश्व के एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया क्या है कि बाल्कन प्रदेश में अनेक जातीय समूह थे, बताया थे बहुत सारे जातीय समूह थे, जैसे कि हेर्जेगोविना, स्लोवाकिया, ऐसे करके बहुत सारे देश थे, ठीक है, निवास करते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन, बताया था कि ऑटोमन साम्राज्य था उसके अंडर में था, ठीक है, और अधीन था, ठीक है, जो अपने पतन के कगार पर था, लेकिन वह कमजोर हो चुका था, पतन के कगार पे था। अब जो स्लाव बाल्कन के जातीय समूह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों के, लेकिन उस टाइम के जो लोग थे ना बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी विचार से प्रभावित थे, उन लोग चाहते थे ना कि भैया अब हमको भी आजादी चाहिए, हमको भी आजाद होना है, और इसके वजह से वहां जो थे ना आसपास के जो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और अपने आप को राष्ट्र के लिए, राष्ट्र राज्य के लिए डिमांड करना शुरू कर देते हैं। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, यानी कि जितने भी बाल्कन 8-10 राज्य थे उन लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लड़ना चाहते थे, और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहता था। यही सबसे मुख्य कारण था लालची का। कौन कौन सा बताया था, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, सबका ताकत था कि हम वहां पे जाएं, कब्जा करें कुछ ना कुछ एरिया, एक कमजोर एरिया को पकड़ता था वहां पे जाकर कब्जा जमाना चाहता था, जिसकी वजह से और भी ज्यादा बाहरी इन्फ्लुएंस आ गया, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। और अतः इन सभी कारणों से बाल्कन एक राष्ट्रवादी तनाव पनपा, और इसी को देखते हुए पूरा पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन, वही सेम चीज यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तीनों पॉइंट बता चुके हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा। जब भी बैठिए बाबू तो यहाँ पे कॉपी किताब लेके बैठिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई मतलब नहीं बनता। कॉपी किताब लीजिए, जो पॉइंट नहीं आता उसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, गांधी जी अब आ गए, कौन से, ये यहाँ से आपका चैप्टर 2 शुरू हो गया। कौन सा चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर 2 शुरू हो गया। चैप्टर 2 में गांधी जी के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, पुणे पैक्ट के बारे में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सारे सत्याग्रह आपको एक लॉन्ग वीडियो आएगा जिसमें सारा का सारा शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से समझा देंगे, सारे डेट्स करवा देंगे। यहाँ पे जो अभी तक तो सारे लोग पढ़ लिए होंगे, यदि पढ़ लिए होंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल नहीं पढ़े तो हम समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा होता क्या, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था, पूछा जाता है हमेशा। देखिए गांधी जी कहाँ थे, तो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे वकालत करते थे। एक दिन कोई गया, बोला कि भैया आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, तो वह विचार किए, सोच के फिर इंडिया में शिफ्ट हुए। जब इंडिया आते हैं ना तो आने के बाद 1-2 साल वह वेट किए, इंतजार किए, ठीक है। उसके बाद 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को जब आते हैं ना, तो आने के बाद वो डिसाइड करते, सब कुछ सोचते हैं, जब 1-2 साल हो जाता है तो सबसे पहला सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, जो कि सबसे पहले चंपारण में जाते हैं, उसके बाद खेड़ा में जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद जाते हैं मिल सत्याग्रह। तो अलग अलग जगह पे जाते हैं और सत्याग्रह करते हैं, और एक के बाद सारे सत्याग्रह को जीतना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लोगों को ट्रस्ट आता है। लोगों को एक दिन 2 दिन में ट्रस्ट नहीं आता, लोगों को जब आप 1-2-3-4 बार प्रूफ कर देते हैं ना, तब लोगों को धीरे धीरे करके ट्रस्ट आता है। और ये पूरे भारत के लोगों को गांधी जी के बारे में पता चल गया कि एक ऐसा इंसान है जो कि जहां पे भी असहयोग आंदोलन कर ले, कोई भी आंदोलन कर ले, तो वह सरकार को झुका के ही मानता है, क्यों ना वो भूख हड़ताल में मर जाए, ठीक है। इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट गेन हुआ और लोग उसके साथ सपोर्ट में आए, और जब उनके साथ लोग सपोर्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक मास रिवोल्यूशन होता है, और उसी का इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भैया कहाँ, तो अभी तो बता दिया आप चंपारण गए थे, उसके बाद खेड़ा गए थे, फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था, तो बहुत ईजी है। अब तीनों जगह पे क्यों गए थे, देखिए चंपारण बिहार में, ठीक, बहुत फेमस जगह है, चंपारण की मिठाई भी खाए होंगे आप लोग। तो देखिए चंपारण में जब वो जाते हैं ना, तो वहाँ पे रीजन क्या होता है ना कि वहां पे जितने भी किसान होते हैं वहां पे एक प्रणाली चलाते हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर सरकार होते हैं वहां पे एक प्रणाली, जो उसका नाम था 3 कठिया प्रणाली। क्या नाम था, 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली। अब ए भैया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली क्या था, तो देखिए 3 कठिया प्रणाली का मतलब ये था कि यदि आपके पास जमीन है तो आपको 3 कट्ठा में खेत करना होगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, इसका एक नुकसान था। क्या नुकसान था
कि जिस जमीन पे आप खेती करते थे उसका उर्वर शक्ति यानी कि उसका जो ऊर्जा होता था, उसका जो शक्ति था मिट्टी का, वह खत्म हो जाता है, यानी उसमें कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं बचता था। यानी कि अब जब भी किसी चीज खेती करेंगे तो उसमें खेती बिल्कुल भी नहीं होगा, बंजर हो जाएगा। तो वहां पे लोग किसान नहीं करना चाहते थे। और दूसरा रीजन ये भी था कि यदि आप अपने जमीन को बंजर कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि उससे प्रॉफिट निकल जाए, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होता। तो बहुत ही कौड़ी के भाव पे नील को किसान से खरीद करके बाहर में जाके बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे बेचा करते थे। इसी वजह से वहां के किसान विद्रोह कर रहे थे। गांधी जी को पता चला, बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वहां पे जाते हैं। और जब वहां पे जाते हैं तो जाने के बाद सत्याग्रह करते हैं और सरकार को झुकाते हैं। और उसके बाद से किसान के ऊपर हो गया कि अब उन लोग जो चाहे सो कर सकते हैं, यानी उन लोग को मन है खेती करने का तो करेगा और नहीं मन है तो नहीं करेगा। कौन बुलाए थे? तो राजकुमार शुक्ला का नाम था। तो जो राजकुमार शुक्ला थे वह उनको बुलाए थे, गांधी जी को बुलाए थे, आने के लिए आमंत्रित किए थे। वह जाते हैं और सारा कार्यक्रम होता है। उसी पॉइंट के यहाँ पे लिखा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा 1917, ठीक है, तो 1917 ईस्वी में गांधी जी क्या करते हैं तो बिहार में जाते हैं, चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करते हैं। गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध कर रहे थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 17 में, सेम ही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, और उसके बाद उस व्यवस्था से लड़ते हैं और वहाँ किसानों को न्याय दिलाते हैं। सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, पढ़ लीजिएगा। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी launched his first movement satyagraha in 1970 known as the Champaran Satyagraha. In this movement was started to support the indigo farmer who were being forced by British planters to grow indigo under the oppressive plantation। इसी वजह से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद गांधी जी का जीत होता है और गांधी जी का नाम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, पहले विश्व युद्ध के में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के किस प्रकार योगदान दिया? देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, 19 कब से शुरू हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था ना, तो उस टाइम पे एक साथ देखिए क्या होता है ना कि जब किसी भी देश का वार चलता है, लड़ाई चलता है, जल्दी में देखे ना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, नुकसान भी तो सबको हुआ था ना, दोनों साइड से नुकसान होता है। इंसान का मरना ना मरना वो तो होता ही है, सबको दुख होता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि किसी भी देश का जो जीडीपी होता है वह पीछे चला जाता है। जैसे ऐसे समझिए ना, यदि आपके पास 100 रुपया है, कितना रुपया? 100 रुपया है, तो आप सोच के रखें 100 रुपया है, मस्त जाएंगे, ये खाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन आप रोड पे निकले और खुदा ना खास्ता उधर से कुत्ता आता है, आप पे झपट लेता है, आपको काट देता है। अब आप दवाई करवाने जाइएगा तो 100 रुपया पूरा खर्चा हो जाएगा, 80 रुपया खत्म हो जाएगा। तो जो आप सोचे तो वो काम तो नहीं करवा पाइएगा और 80 रुपया आपका पैसा भी चला गया इलाज में। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि आपके पास जो देश का इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रहा होता है ना, तो उसमें बाधा का काम करता है, रुकावट का काम करता है किसी भी देश का वार। तो जब वार शुरू होता है ना, तो सबसे पहला कि उस देश का एमुनिशन सेक्टर तो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि गोला बारूद ये सब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ जाता है, उससे प्रॉफिट होता है। लेकिन ये भी समझिए कि जो देश का पैसा है वही जा रहा है कहीं ना कहीं उसके रूप में। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट। और क्या क्या उस टाइम पे खेती में भी दिक्कत आ गया था, उस टाइम पे फ्लड, सूखा आ गया था, जिससे परेशानी हो गया था। देखिए क्या क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में नई आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण रक्षा में भारी वृद्धि होती है। रक्षा क्षेत्र जो होता है, रक्षा क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो वार का क्षेत्र होता है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलता है। युद्ध के दौरान पूरा करने के लिए, युद्ध का जो भी पैसा था पूरा करने के लिए, जो ब्रिटिशर्स थे ना वो कर्ज लेना शुरू कर दिए, ठीक है, करों में वृद्धि कर दिए। पहला बार फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे पहला बार क्या लाया गया था, तो जो कर लाया गया था यानी कि टैक्स लाया गया था, पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या किया था? टैक्स को फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो आय था लोगों का वो भी कम कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उसके बाद युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है। देखे थे कोई भी युद्ध होता है ना, तो हर एक चीजों का सामान का जो रेट होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आगे हो जाता है। ऐसा ही जो होता है ना, क्योंकि वहां पे सप्लाई या फिर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट रुक जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि बाहर तो कोई सामान मंगाते होंगे, युद्ध हो रहा है तो सामान तो आएगा नहीं, तो उस चीज का दाम जो स्टॉक करके रखता है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग में उसका दाम बढ़ जाता है। 1913 से 1918 के दौरान जो भी सामान था उसका दाम दोगुना हो गया था और लोगों को सामान मिल भी नहीं पा रहा था, कठिनाई से सामान का सामना करना पड़ रहा था। और साथ में जो गांवों के युवक थे उसका जबरन भर्ती करवाया जा रहा था। सबसे याद है नेपोलियन के जब बताए थे, तो नेपोलियन का भी यही ड्रॉबैक था कि वह लोगों को जबरदस्ती अपने सेना में शामिल करवा रहा था, जिसके वजह से वहां पे जो लोग उनको हार्बिजर के रूप में वेलकम कर रहे थे वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसका विरोध करना शुरू कर चुके थे। तो यह क्या था, आर्मी में लोगों को जबरदस्ती
शामिल करवाने लगे। साथ में 1921 के आगमन के अनुसार महामारी आ गया था, अकाल आ गया, जिसमें 120 से 130 लाख लोग, 120 से 130 क्या है, मिलियन है, ठीक है, तो 12 से 13 मिलियन, ठीक है, 12 से 13 मिलियन लोग, इतने लोग जब मारे गए थे सूखा से, किससे, सूखा से, अकाल से, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी इस देश को देखने के लिए मिला था। सेम चीज़ है कि द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन द इंडिया एंड लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। सबसे पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। टू मीट वार एक्सपेंसेज, अब वार का पैसा को पूरा भी करना है, तो उसको पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट लुक लोन, उसके लिए लोन लेती है गवर्नमेंट, साथ में टैक्सेस को इंक्रीज करती है, और पहली बार क्या बोले थे कि इनकम टैक्स को इम्पोज किया गया था। ड्यूरिंग द वार प्राइसेस ऑफ गुड्स रोज शार्पली, इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा था कि 1913 से 18 के बीच में सामान का दाम ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। ध्यान रखिए, मात्र 5 सालों में, यानी कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा, तो सोचिए 20% इन्फ्लेशन हो चुका था। 20% बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि यदि आपका अभी 6-7% भी हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि भैया पैसा कुछ बच ही नहीं रहा है। अभी हम लोग का 2-3% रहता है तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब 6-7% हो जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। कॉजिंग सेवर हार्डशिप इन द कॉमन पीपल, जिसकी वजह से कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया था, लोग विलेजेस में जाकर, विलेज में जाया जाता था, जो भी एबल्ड मैन थे सबको पकड़ के जबरदस्ती फोर्स में, क्योंकि उस जब किसी भी देश का वार होता है ना, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिक्रूटमेंट आता है, किसमें, आर्मी में हो गया, पुलिस में हो गया, जिसकी वजह से ये सब परेशानी देखने के लिए मिलता है, और लोग बहुत ज्यादा इसका विरोध करने लगे। और साथ में क्या हो गया, उसी टाइम पे इन्फ्लुएंजा बीमारी आ गया। जब इन्फ्लुएंजा बीमारी आया तो बहुत सारे लोग मारे गए, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको 1921 के सेंसस में पता चला कि 12 से 13 मिलियन लोग इसी टाइम पे मारे गए थे, मर गए थे। अब रॉलेट एक्ट, भारत के रॉलेट एक्ट, ठीक है, कि विरोध में क्यों थे लोग देखिए, विरोध में क्यों थे, सही था, भारत के लोग। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, सिंपल देखिए, हम सबसे पहले आपको एक्सप्लेन इसीलिए करते हैं ना कि आप ध्यान से सुने, बोर्ड पे मत देखें, ठीक है। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, देखिए इसको हम लोग ऐसा कानून बोलते हैं जो कि ना तो अपील कर सकते हैं ना ही दलील कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि एक ऐसा सरकार क्या किया ना कि जितने भी लोग थे जो कि रिवोल्यूशनरी थे या फिर नेशनलिस्ट थे, उन लोग चाहते थे कि इस भारत देश को आज़ाद करवाना है। अब आज़ाद करवाने के लिए विरोध तो करना पड़ेगा, तो सरकार एक तरकीब लाती है, रूल बनाती है, एक ऐसा रूल बनाती है कि आप ग्रुप में कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हमको पता चल गया कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी होता है ना सरकार के द्वारा, वैसे ही सेम किया गया था। यदि हमको पता चल गया कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वह प्रोटेस्ट यदि हिंसक है, अब हिंसक का परिभाषा वो खुद डिसाइड करेंगे, आपको नहीं करना है, आप कुछ लेके जाए ना लाए, वह अपने से ही 2-4 लोगों को मारेंगे, लोग भागेगा और उसी को हिंसक का नाम दे देंगे। तो वही सेम चीज किया गया था, अभी भी सेम होता है, सरकार ऐसे ही करती है, दमनकारी सरकार, उस टाइम पे वैसा ही होता था। तो उन लोग के टाइम पे जो सरकार थी, ब्रिटिशर्स थे, वो सेम चीज अप्लाई बोले कि, लेकिन इसका एक नियम होगा। क्या नियम होगा कि यदि आप क्या करते हैं, तो इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको 2 साल तक ना तो कोई केस कोर्ट में जाकर के आप अपील कर सकते हैं, ना ही दलील कर सकते हैं, आपको 2 साल तक जेल में बिताना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बुरा कानून था। यदि हमको पता चला कि आप ही कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उठा के जेल में डाल दिए, कुछ नहीं करना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो 2 साल तक जेल में रहना पड़ेगा आपको, नहीं बिना मतलब का। तो वही चीज जो कि बहुत ज्यादा बुरा था, इसी वजह से अलग अलग शहर में, अलग अलग जगह पे इसका विरोध होना शुरू हुआ था। देखिए रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में लाया गया था, जो कि एक दमनकारी कानून था। देखिए 1919, ध्यान रखिएगा, इसी के 1 जनवरी के आसपास आया था। तो इसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ था। यही मेन रीजन है, रॉलेट एक्ट याद रखिएगा, ठीक है, लागू किया गया था, जो कि दमनकारी कानून था। कैसे, भारत के लोग इसके विरोध के कारण क्या था, तो पहला कारण था कि इस कानून के द्वारा सरकार को यह अधिकार था कि यदि उसको पता चलता है कोई भी राजनीतिक गतिविधि को रोकता है, यानी कि कुचलता है, ठीक है, तो किसी को पकड़ के बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के पकड़ के जेल में डाला जा सकता है। दूसरा कि जो भी लोग इस कानून का नागरिक, क्या कहे हिंदी में लिखता है पता नहीं चलता। देखिए द एक्ट वायलेटेड सिविल लिबर्टीज, इससे क्या होता है, जो सिविल लोग थे, जैसे आप ही आपका लिबर्टी खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा था, आपका लिबर्टी खत्म कर दिया गया था। एंड डिनाइड बेसिक राइट्स, यहाँ तक कि लोगों का जो बेसिक राइट्स होता है, बोलने का राइट, प्रोटेस्ट करने का राइट, कहीं जाने का राइट, सबको खत्म कर दिया गया था टू द इंडियन पीपल। महात्मा गांधी कंसीडर द एक्ट अनजस्टिस, तो इसको बोले कि एक्ट जो है बहुत ज्यादा बुरा है, एंड लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट, उसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करते हैं। और ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी जी कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड स्ट्राइक, उसके बाद 6 अप्रैल को बोलते हैं सारे लोग आए और आकर के नेशन वाइड स्ट्राइक करें। और इसी के बाद 6 अप्रैल और यहाँ पे 13 अप्रैल, इसी के बाद क्या हो जाता है, तो जालियांवाला, याद रखिएगा रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में से रॉलेट एक्ट आया था।
ठीक है, बहुत बच्चों को याद नहीं रहता लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था। अब इसी के बाद 6 अप्रैल यहाँ पे बुलाया था वर्ल्ड वाइड। अब इसके बाद क्या हो जाता है आपको, तो पुणे पैक्ट है, उसके पीछे पुणे पैक्ट होता है, ठीक है ना, उसके आगे होता है पुणे पैक्ट। यहाँ पे आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, नाम देखिए क्या समझ में आ रहा है। एक का नाम था, ठीक है, और उसके बाद किसका मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला। देखिए क्या था, सिंपल समझा दे, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। उससे पहले क्या होता है ना कि जो रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह चल रहा होता है, तो बहुत सारे लोगों को मारा पीटा जाता है, तो लोगों को अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो जब लोगों के अंदर गुस्सा था तो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक जगह पे मिलेंगे और मिल करके सरकार के खिलाफ बात करेंगे कैसे हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इन फेमस जो जालियांवाला बाग हत्याकांड उस टाइम पे इन फेमस ही थे, फेमस नहीं था, अभी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो जो इन फेमस जालियांवाला बाग हत्याकांड था, वहां पे लोग जमा होते हैं अमृतसर में। जब वहां पे लोग जमा होते हैं तो दो कारण था, वहां पे दो लोगों को पकड़ लिया गया था। एक का नाम था सत्यपाल मलिक और दूसरा का नाम क्या था, सैफुद्दीन किचलू। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम क्या था, सत्यपाल मलिक, दूसरा नाम क्या था, सैफुद्दीन किचलू। तो जो दोनों को पकड़ा गया था तो उसके विरोध में लोग जमा हुए थे। और साथ में उस टाइम पे बैसाखी का मेला लगता है, तो लोग बैसाखी के मेले के लिए भी जमा हुए थे। ठीक है, तो जब दोनों चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा जमा हुए थे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि वहां पे क्या कर दिया गया है, तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया था और लोगों को पता नहीं था, लोग जमा हो चुके थे। जब लोग जमा हो गए ना, तो कहीं ना कहीं जब एक बार लोग जमा हो गए तो उसके बाद एक इंसान आता है जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी आपके सामने आ जाए, जैसे उद्धम तुम जाकर उसको मारते हैं ना, तो अभी सामने आ जाए तो आपको समझ में आएगा। तो जो वो इंसान था जनरल डायर, जनरल ओ डायर। ठीक है, तो जो जनरल ओ डायर था वह जाता है अपने ट्रूप्स के साथ में और सारे के सारे इंडियन ट्रूप्स को लेकर के जाता है और सबको एक बार वार्निंग तक नहीं देता है निकलने के लिए और बोलता है हमला करने के लिए। और जब हमला होता है तो वहां पे हजारों लोग मारे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, बूढ़े बूढ़े बच्चे, बूढ़े बूढ़े लोग मारे जाते हैं। ठीक है, औरतें मारे जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जब लोग मारे जाते हैं तो बहुत, वहां पे एक छोटा सा कुआं था, बहुत सारे लोग तो उस कुआं में कूद जाते हैं और कितना लोग एक के ऊपर एक कूदते हुए मर जाते हैं। तो इतना ज्यादा दर्दनाक स्थिति हुआ था। अभी भी आप जाइएगा तो वहां पे दीवार में अभी भी आपको गोली का छोटा छोटा क्या मिलेगा, तो वहां पे जो गोली हमला करता है तो वहाँ जो छेद है ना, बहुत सारे छेद छोटा छोटा गोली का मिलेगा आपको। इतना ज्यादा बर्बर स्थित था वहाँ पे। तो यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है जो कि पूरे देश में, और इसको देखते हुए क्या करते हैं, जो महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, जो भी उनको उपाधि दिए गए थे सारे के सारे उपाधि को वापस कर दिए थे। तो आपको समझा दी सेम चीज को वहाँ पे एग्जाम में लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग पुणे पैक्ट पढ़ना। जब इतना चीज हो रहा था ना, तो गांधी जी और एक इंसान थे, उनका नाम क्या था, बी आर अम्बेडकर, जो बहुत फेमस इंसान है। तो जो बी आर अम्बेडकर जी थे और जो गांधी जी थे, वो 1930 में क्या कहते, दोनों के बीच में एक समझौता, उसी को पुणे पैक्ट के नाम से जानते हैं। सर समझौता क्यों हुआ, दोनों तो एक ही देश के थे, समझौता क्यों होना पड़ा, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया? तो देखिए, बी आर अम्बेडकर जी चाहते थे कि हम लोग के लिए एक अलग इलेक्ट्रोड दे दिया जाए, यानी कि एक ऐसा जगह जहां पे हमारा ही लोग उठेगा, हमारे लोग वोट देगा और कोई वोट नहीं देगा। तो ब्रिटिशर्स मान भी गए थे। क्यों माने थे? क्योंकि उनका एक ही मोटिव था कि दो लोग हैं तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों लड़ते रहेंगे तो हमारे बारे में सोचेंगे ही नहीं ना, हम लोग तो हमेशा राज करते रहेंगे दोनों के ऊपर, कुछ इसको दो कुछ इसको दो, हम लोग राज करेंगे बैठ करके। लेकिन गांधी जी को पता था कि यदि ऐसा किया जाएगा तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि अभी एक में हिंदू मुस्लिम बटा हुआ है, अब हिंदू में भी 2-3 पार्ट बढ़ जाएगा, तो जिससे हमारा देश कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। इसी वजह से गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, अंतर में बैठ जाते हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि आप इसको वापस नहीं लीजिएगा, यानी कि उन लोगों को एक अलग इलेक्ट्रोड नहीं मिलेगा वोटिंग के लिए। तो उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी मानते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और फिर दोनों में समझौता, तो उसी को बोला जाता है पुणे पैक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, द अम्बेडकर फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस, याद रखिए डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन का स्थापना 1930 में करते हैं बी आर अम्बेडकर। ही बिलीव दैट पॉलिटिकल इंपावरमेंट वाज द ओनली सॉल्यूशन। इनका मानना था ना कि यदि पॉलिटिकल इंपावरमेंट हो गया, यानी कि जो हमारे कास्ट के लोग हैं, जो उन लोग पॉलिटिक्स में आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा कास्ट ऊपर जाएगा, एंड सोशल डिसेबिलिटी जो है प्रॉब्लम वो खत्म होगा दलित का, एंड स्ट्रांगली एडवोकेट सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरेट्स फॉर देम। और यही चाहते थे। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, ये सब तो रीजन सेकेंडरी रीजन है, वो कोई नहीं चाहता है कि हमारा कास्ट अलग बढ़े, लेकिन जो ये है ना
सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाता तो आज तक ऐसा ही होते रहता। और ये जो किसी के बीच में जो दुश्मनी होता है ना, या फिर किसी से नफरत होता है इसी चीज से। यदि आपके पास दो भाई हैं, एक को आप 100 रुपए का चॉकलेट दीजिए, 31 का दीजिए, दोनों में कितना नफरत हो जाएगा देखिएगा कि भैया हमको नहीं मानता, उसको 100 वाला दिया, हमको 30 वाला दिया। तो एक देश में होगा तो सोचिए कितना ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी चीज को गांधी जी रोकना चाहते थे। अ ग्रेव डिस्प्यूट अराउज बिटवीन अम्बेडकर एंड द गांधी जी, दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। और वेन द ब्रिटिश एक्सेप्टेड अम्बेडकर डिमांड, क्योंकि देखिए ब्रिटिश बोले एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको मानना था ना कि ऐसा करेंगे तो अम्बेडकर मेरे साइड हो जाएंगे और उन लोग फिर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे, जिससे गांधी जी कितना भी कुछ करेंगे तो बहुत सारे लोग उनके जो भी सत्याग्रह होगा उसमें शामिल नहीं होंगे और हमारा देश कहीं ना कहीं आजाद नहीं हो पाता। तो इसी वजह से गांधी जी बिगन टू फास्ट अनटू द, गांधी बोलते हैं कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, या फिर आप अपना बात वापस ले लीजिए। तो इसके बाद जेल में ही, पुणे जेल में, वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और थ्रू द मेडिएशन ऑफ अदर नेशनलिस्ट, उसके बाद बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे जाते हैं अम्बेडकर को, बोलते हैं कि भैया गांधी सही बोल रहे हैं, आप अपना चीज सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश के बारे में भी सोचिए, अपना हित पीछे रखिए, देश आजाद हो जाएगा तो आपको बराबर कहा कि मिल के रहेगा, इसका जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। तो फिर सारे लोग से मिलाते हैं, उनको कंप्रोमाइज करवाते हैं और फिर बी आर अम्बेडकर को मनाने के बाद सितंबर 1932 में, क्या बोले, सितंबर 1932 में, याद रखिएगा सितंबर 1932 में क्या किया जाता है, दोनों के बीच में पैक्ट होता है, उसका नाम पूना पैक्ट दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दलित वर टू बी गिवन रिजर्व सीट, तो बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, आपको रिजर्व सीट दिया जाएगा। ये रिजर्व सीट तो आज भी मिलता है, तो इनके लिए रिजर्व सीट दिया गया इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, बट दे वर टू बी इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन अब इन लोग को चुना जाए कैसे, जनरल इलेक्टोरल प्रोसेस के द्वारा चुना जाएगा। ये पूरा पूरा टॉपिक था, आपके लिए समझ में आ गया है और आपको लग रहा है कि हाँ सर यही ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।